हेलो बच्चों। हमने पिछली क्लास में ये समझा था कि ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में। साथ ही अगर हम ओशंस की बात करें तो सबसे बड़े से छोटा कौन सा है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, और उसके बाद आपका सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। ये हमने अच्छे से डिटेल में समझा था, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि ओशंस एंड डिजास्टर। अगर हम डिजास्टर की बात करें तो डिजास्टर एक नेचुरल हो सकता है, एक मैन मेड हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर क्या है कि नेचर में किसी तरह की उथल पुथल हो रही है या किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका आता है किसके अंडर में, नेचुरल डिजास्टर। फिर अगेन, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है और बगल से रोड जा रही है, ठीक। अचानक से वो जो बड़ा सा हिस्सा है वो टूटकर नीचे की ओर स्लिप हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है। लैंडस्लाइड के अपने रीजंस हैं, वो हम आगे देखेंगे। या मान लीजिए कहीं पे बादल फट जाता है, आपने सुना होगा क्लाउड बस्ट हो गया, बादल फटा, खूब सारा पानी नीचे गिरा और जहां पानी गिरा अपने आसपास सब कुछ बहा के ले गया। भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स है। उसके बाद मैन मेड डिजास्टर क्या है, मान लीजिए एक ओवर ब्रिज बनाया और उस ओवर ब्रिज में किसी कारणवश ओवर ब्रिज टूटकर नीचे गिर गया। ये क्या है, ये मैन मेड डिजास्टर है। मैन मेड ने जो भी चीजें ह्यूमन ने क्रिएट की और किसी कारण से वो कोलैप्स कर गई, वो आपका मैन मेड डिजास्टर में आएगा। अगेन, जब स्टार्टिंग में आपको मैप दिखाया था तो जो लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स थे वो व्हाइट कलर के थे। अभी हमने देखा था कि आउटर स्पेस से, पहली क्लास में हमने देखा था कि आउटर स्पेस से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अर्थ में एक लार्ज स्पेस ब्लू कलर का दिखता है। वो क्यों है, जो लार्ज एरिया है वो ब्लू कलर का है क्योंकि वाटर का वॉल्यूम ज्यादा है। अगेन जो ब्राउन कलर है वो कॉन्टिनेंट्स है और जो व्हाइट कलर है वो क्लाउड्स है। ये तीन ही कलर वहां पर दिखाई दे रहे थे। यही लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स कॉन्टिनेंट्स में बारिश लेकर के आते हैं। मैंने जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू जब बादल इधर से उधर जाएंगे, आप अक्सर देखेंगे अगर बारिश का मौसम है मानसून में, आप कभी भी बाहर बैठ के चेयर लगा के अपनी बालकनी में बैठ के या कहीं भी खुले पार्क में भी रहिए, बारिश से पहले देखेंगे आपको बादल चलते हुए दिखाई देंगे। वो क्या है, पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उसके शिफ्ट होने से ही फिर हमको पानी मिलता है, तो वही बादल बन के मेन लैंड तक आते हैं। तो जो भी गर्मियों में भारत में मॉनसून की वजह से जो भी बारिश होती है, उस बारिश का जो मेन रीजन है वो क्या है, वो ओशन से ओरिजिनेट होता है और वहां से ओरिजिनेट होने के बाद यहाँ पर आकर के बारिश होती है। साथ में ये ओशंस, अभी बात हुई थी ना शुरुआत में कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो ओशंस कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब हम ओशंस की बात करते हैं तो वो ओशन सिर्फ रेन और एग्रीकल्चर जितनी भी चीजें हैं, मतलब जब उन ओशंस की वजह से बारिश होगी तो बारिश से खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी। जब वो खेती से पैदावार आपको मिल रही है अच्छी, तो उस पैदावार को आप बेचेंगे, उससे पैसा आपके पास आएगा, उससे आपके पास जब पैसा आएगा तो आप निवेश करेंगे, मार्केट में खरीदेंगे, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी। ये पूरी चेन है। ज्योग्राफी इकोनॉमी से कनेक्टेड हो गई, इकोनॉमी सोसाइटी से कनेक्टेड हो गई। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब इसीलिए को रिलेशन या इंटर रिलेशन में पढ़े जाते हैं। अगेन हम आते हैं ओशंस पे। ओशंस क्लाइमेट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। उस टर्म्स में जो बारिश हो रही है उसके लिए भी ओशंस जिम्मेदार हैं। उसके अलावा
कई बार जो स्टॉर्म्स आते हैं या जो तूफान आते हैं उसके लिए भी ओशन ही जिम्मेदार है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से मान लीजिए आपका एयर प्रेशर बढ़ गया तो वायलेंट स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, बहुत तेज। यहाँ तक कि यूएसए में कई बार आप देखेंगे कि बहुत तेज गति से टॉर्नेडो टकरा जाता है, और जब वो टकराता है तो घर के घर, उनकी छत, पेड़, गाड़ी सब उड़ाते हुए लेकर के चला जाता है। सामान्य भाषा में हम जिसे बवंडर कहते हैं। अगर बवंडर की तीव्रता, गति और मात्रा ज्यादा हो जाए तो फिर वो किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। जिसकी वजह से कोस्टल रीजन्स में ज्यादा डैमेज होता है। जो भी समुद्र के आस-पास लोग रह रहे हैं उन्हीं को सबसे पहला नुकसान होगा। मैदानी भाग में रहने वाले लोग सर्वथा सुरक्षित होते हैं किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर से। हाँ, मैदानी भाग में बाढ़ आती है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब इसीलिए सर्वे किया जाता है जिस रास्ते से नदी बह रही है उस रास्ते के आसपास घर ना बनाएं, लेकिन लोग नहीं मानते। उसकी जो जमीन है नदी के आसपास वो सस्ती मिलती है, लोग वहां पर रहते हैं, अवैध अतिक्रमण बनाते हैं, और फिर जब बाढ़ आती है तो हर साल उन्हें पलायन करना पड़ता है, प्रशासन को मदद करना पड़ता है। तो नदी हमारे घरों पे नहीं आई है, हम नदी के रास्ते में जाकर के बस जा रहे हैं, तो इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है। साथ ही सुनामी, जैसे अभी तक हमने क्या देख लिया, क्लाइमेटिक कंडीशन की बात थी, ओशंस की वजह से बारिश हो रही है, ओशन की वजह से हैवी स्टॉर्म्स आ जा रहे हैं, ओशन की वजह से सुनामी आती है। तो मतलब ये सारी चीजें हैं जो ओशंस की वजह से डायरेक्टली हमारे लैंड फॉर्म को इम्पैक्ट करती है। ठीक है। साथ ही जो सुनामी है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ट्रेवल करती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिन प्लेस है वो हमेशा आपके जो कोस्टल एरिया है उसके पास नहीं होगा। सुनामी वहां से ट्रेवल करेगी, आपके कोस्टल एरिया को हिट करेगी, तो वो कई किलोमीटर तक ट्रेवल करती है, क्योंकि उसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो वहां तक आती है। इवन अगर कोस्टल एरिया के बगल में ही सुनामी ओरिजिनेट होगी तो बहुत हद तक कोस्टल एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देगी, और जितनी दूर सुनामी है वो उतना कम अंदर तक जाएगी, और जितना पास सुनामी है वो उतने अंदर तक घुस जाएगी। तो जितना अंदर वो पेनिट्रेट करेगी, जितना अंदर वो जाएगी, उसकी वजह से उसका जो डिस्ट्रक्शन लेवल है, जो डिजास्टर का लेवल है, वो काफी ज्यादा हो जाएगा। भाई अगर आपका ये तट है और यहीं पर सुनामी हुई तो हो सकता है वो आपके यहाँ से 100 किलोमीटर अंदर चली जाए। तो अगर 100 किलोमीटर अंदर पानी आ गया तो लोगों की भी जान जाएगी, वहां के घर टूट जाएंगे, वहां की जो भी आसपास की चीजें होंगी वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो जान माल दोनों की क्षति होगी। और अगर उसका ओरिजिन दूर है तो आते आते उसका असर कम होगा। कोस्टल रीजन में मान लीजिए 10 किलोमीटर अंदर आई तो डिस्ट्रक्शन तो होगा, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन कम हो जाएगा। 26 दिसंबर 2004 इंडिया और उसके आसपास की जो भी 13 देश थे, इंडिया एंड अनदर 13 कंट्रीज around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia। देखिए, इंडोनेशिया के पास अगर भूकंप आता है, नहीं, अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में भूकंप आ रहा है। भूकंप का मतलब प्लेट, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि प्लेट क्या है,
प्लेट का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जिसके ऊपर आपका जमीन रखा हुआ है। जैसे आप अपने, जब कोई गेस्ट आता है घर में, ट्रे के ऊपर आप प्लेट, कटोरी या जो भी चम्मच सब रख के या गिलास रख के ऐसे देते हैं ना, लीजिए ट्रे में से आप सामान ले लीजिए। तो उस ट्रे को अगर आप हिला दें तो क्या होगा, जो भी आपने रखा है, बाउल रखा है, गिलास रखा है, प्लेट रखा है, वो सब क्या होगा, हिल जाएगा। उसके अंदर जो आपने रखा है वो क्या होगा, मान लीजिए आपने बाउल में खीर रखी है, सेवई रखी है, या फिर आपने जो गिलास है उसमें आपने कोको कोला रखा है, जो प्लेट है उसमें आपने बिस्किट या कुछ वैसी चीजें रखी हैं। अब आपने अगर ट्रे हिला दिया तो क्या होगा, बाउल से जो सेवई है बाहर चली जाएगी, बोतल जो गिलास है उससे कोको कोला बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा, सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी। तो ठीक इसी तरह आप सिंपल लैंग्वेज में अभी ये समझिए कि जब प्लेट की बात हो रही है तो प्लेट का मतलब है उसके ऊपर कॉन्टिनेंट और वहां पर ओशन। तो जैसे ही प्लेट हिलेगी तो पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो हिलेगा, और कॉन्टिनेंट के ऊपर कौन है, हम हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपके जो ऊपर का हिस्सा है वो जमीन है। भाई हम घर कहाँ बनाते हैं, आसमान में तो नहीं बना सकते ना। कोई व्यक्ति घर कहीं हवा में बना सकता है, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करते हैं, आप जमीन पे अपना घर बनाते हैं। हम जमीन के ऊपर रहते हैं ना, हमने अपना घर बनाया, अपनी गाड़ी खड़ी की, बगल में पार्क है, चीजें हैं, तो हम इस तरह से है। तो अब हम जिस जमीन के ऊपर रह रहे हैं, है ना, तो उस जमीन पे अगर किसी तरह का कंपन होने लगे तो जिस जमीन पे हर हम रह रहे हैं वो जमीन ठीक उसी तरह एक प्लेट की तरह है जो ट्रे पर रखी है। ट्रे आपका नीचे है, ठीक, उस ट्रे के ऊपर जो आपका सामान है वो एक तरह से आपका घर हो गया। अब अगर ट्रे हिला दिया जाए तो ऊपर रखी सामान हिल जाएगा, तो नीचे की जो प्लेट है वो अगर प्लेट हिल जाए तो प्लेट के ऊपर हमारी जमीन है, जमीन हिल जाएगी, जमीन हिल गई तो हमारा घर हिल गया, घर हिल गया तो टूट जाएगा। भाई कंक्रीट स्ट्रक्चर से बने घर को अगर आप ऐसे से हिला देंगे तो वो तो टूट ही जाएगा। तो इसीलिए जो आपका अर्थक्वेक है वो चीजों को नुकसान बहुत बुरी तरह पहुंचाता है, और अगर उसी के बीच ह्यूमंस हैं तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। तो अगेन जो प्लेट है उससे होने वाला जो नुकसान है वो ऊपर तक आता है। यहाँ पर कह रहा है कि इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक आया, ठीक है, उस अर्थक्वेक से सुनामी जनरेट हुई। अर्थक्वेक का एक ओरिजिन सेंटर होता है, ओरिजिन सेंटर से ऊपर को तरंगे जाती हैं। जब तरंगे उठेंगी, मान लीजिए आप पानी है, पानी में नीचे से कोई चीज ऐसे ऐसे करे, या मान लीजिए बुलबुला फेंकने का कोई काम करे, तो वो क्या है, वो ऊपर को अपने आप आएगा। तो सुनामी इतनी तेज थी कि उसने इंडिया के साथ साथ 13 कंट्रीज, मतलब 13 कंट्रीज को भी इम्पैक्ट किया। ना केवल इंडिया बल्कि 13 कंट्रीज को भी इम्पैक्ट किया। साथ में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी मैंने क्या कहा था कि जब ये इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो ये अपने आप में काफी पावरफुल होते हैं, और ये एक मैसेज होते हैं कि ह्यूमंस ने कुछ ऐसा किया इन्वायरमेंट के साथ जो कि असहनीय था, और उसकी वजह से जो रिट्रैक्शन होता है इन्वायरमेंट का वो काफी घातक होता है। तो अगेन 13 कंट्रीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया, और साथ ही जो सुनामी थी वो अर्थक्वेक की वजह से आई थी। In India, Andaman and Nicobar Islands, also the subsection islands and the coast of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life. Again जो चीज मैंने बताई कि अगर तट के, अब अगर हम इंडिया का निचला हिस्सा ये मान करके चल रहे हैं, तो जब सुनामी आई निचले हिस्से से आ रही थी तो सुनामी आपको सीधे इम्पैक्ट करेगी कहाँ कहाँ पे, तमिलनाडु और केरला। तो सीधे यहाँ पर आई, सुनामी ने यहाँ पर इम्पैक्ट किया क्योंकि जो पानी था। अब सोचिए जब इंडोनेशिया में था तब यहाँ तक आने में ये हाल था, अगर यहाँ कहीं अगर इसका ओरिजिन पॉइंट होता तो इम्पैक्ट इधर की तरफ चला जाता। लेकिन इम्पैक्ट इधर क्यों नहीं गया, क्योंकि इंडोनेशिया में हुआ था और यहाँ तक आने में इम्पैक्ट कम हुआ। लेकिन कम होने के बाद भी तमिलनाडु और केरला में काफी ज्यादा लोग हताहत हुए, साथ में 2 लाख से ज्यादा लोगों की टोटल जान गई। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो
ये जान माल का भी नुकसान करती है, लोग तो हताहत होते ही हैं। तो इसीलिए अगर कोस्ट के जितना दूर है, ओरिजिन पॉइंट अगर कोस्ट से दूर है तो इम्पैक्ट कम होगा, जितना कोस्ट के पास है इम्पैक्ट उतना ज्यादा होगा। हालांकि ये जो सुनामी है ये रेयर होती है, ऐसा नहीं है कि ये बस कुछ हुआ, ये एक्सट्रीम केसेस में इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। जनरली इस तरह की प्रॉब्लम तभी होती है, मतलब जब एक एक्सट्रीम केस क्रिएट होता है, वरना ऐसा नहीं होता है। Luckily, they can often be detected before they hit a coast. Many countries collaborate in such early warning systems. अब धीरे धीरे ड्यू टू डेवलपमेंट, ड्यू टू रिसर्च एंड R&D जिसे कहते हैं, लगातार रिसर्च होने से, एनालिसिस होने से अब ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम डिटेक्ट किए जा रहे हैं कि जब दूर कहीं समुद्र में अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन बने और उसकी जो रेज हैं हमारी तरफ बढ़ना शुरू हो, तो उसी समय तुरंत हमको वार्निंग मिलना शुरू हो जाए। और जैसे ही वार्निंग मिलेगी हम उसके जो कोस्ट के आसपास का एरिया है वहां पर इमीडिएटली इम्पैक्ट का एनालिसिस कर लेंगे, और जैसे ही इम्पैक्ट एनालिसिस होगा उस जगह को हम इवैक्यूएट कर लेंगे। मतलब मान लीजिए कि ये हिस्सा है और आपको पता चला कि यहाँ कहीं पे अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से तरंगे उठना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ बैठे आपके पास कमांड सेंटर पे ये सूचना इंफॉर्मेशन तुरंत आ गई कि यहाँ पर किसी तरह की हलचल हो रही है। आपने उस हलचल को डिटेक्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है हलचल है, आपने इमीडिएटली उसकी स्पीड देखा, बाकी चीजों को कैलकुलेट किया और ये तय किया कि जब ये टकराएगी हमसे तो ये किस एरिया में टकराएगी। आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि अच्छा ये एरिया है जहां जहां ये इम्पैक्ट करने वाली है, आपने इस एरिया को समझ लिया। अब आपने क्या किया कि जैसे ही ये एरिया आपको इम्पैक्ट जोन समझ में आया, आपने तुरंत मैसेज कन्वे किया कि इस एरिया को खाली कर दिया जाए। तो जब सुनामी यहाँ हिट करेगी तो पॉसिबिलिटी है कि जो लोग हैं उनको बचा लिया जाएगा, और अगर किसी तरह का जो इकोनॉमिक लॉस है उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फुलफिल कर लिया जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिससे कि नुकसान ना हो और लोगों के साथ साथ प्रॉपर्टी को सेव किया जा सके। और इसके अलावा जिस भी इवेंट की वजह से लोगों की लाइफ जाती है या लोगों का जीवन जिस भी रीजन से संकट में पड़ता है, या उसके साथ ही जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, उसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर देखते हैं। और इंडिया की अपनी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो हर तरह के डिजास्टर से डील करती है, चाहे वो आपका सुनामी हो, चाहे वो आपका बाढ़ हो, भूकंप हो, भूस्खलन हो, या फिर मतलब किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है उन सब से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है अपने पास, जो लोगों की मदद करती है, लोगों को इवैक्यूएट करती है और जो भी पॉसिबल होता है बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प करने की कोशिश करती है। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट्स में। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो इसको जनरली हम दो कॉन्टिनेंट मानकर चलते हैं, ठीक है। हम मैप में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दो अलग अलग कॉन्टिनेंट मान के चलते हैं। पर अगर आप एक इसको सिंगल लैंडमास मानेंगे तो आप इसको एक भी मान सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग अलग मानने की बजाय आप सिर्फ अमेरिका भी मान सकते हैं। यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसीडर्ड एज टू कॉन्टिनेंट्स। अगेन जो यूरोप ऊपर का हिस्सा है और जो राइट साइड का हिस्सा है जो एशिया है,
तो यूरोप और एशिया को दो कॉन्टिनेंट माना जाता है, लेकिन अब अगर आप इसे मैप बनाएंगे तो ये आपको एक सिंगल लैंड मास बना दिखेगा, क्योंकि इनको समुद्र बीच से अलग नहीं कर रहा। ये एक तरह से अगर आप यूरोप की बात करें और एशिया की बात करें तो इसको इसीलिए यूरेशिया भी कहा जाता है। साथ में अफ्रीका और यूरेशिया को भी कभी कभी एक कॉन्टिनेंट के तौर पर मान सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके दिए हैं जो अलग अलग तरह से दिए जाते हैं, इनका कोई खास महत्व तो नहीं है। कहीं पर आप इसे 4 कॉन्टिनेंट्स मान सकते हैं कि अफ्रीका यूरेशिया को एक कर दिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। भाई जो अमेरिका वाला हिस्सा है, इनके कहने का कुछ ऐसा मतलब है कि अगर आप मैप की बात करते हैं तो अलग अलग ढंग से ये लोग डिवाइड कर रहे हैं। इनका कहना है कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एक मान लो, ये हो गया अमेरिका, ठीक। यहाँ पर यूरोप हो गया और यहाँ पर आपका एशिया हो गया, तो यूरोप और एशिया जुड़ा है, इसको आप मान लो यूरेशिया। और उसके बाद आप मान लो अफ्रीका, और उसके बाद आप मान लो ऑस्ट्रेलिया, और ये मान लो अंटार्कटिका। तो कहीं कहीं दिया है कि आप इसको 4 महाद्वीप मान लो। 4 महाद्वीप कैसे मान लो? इसको आप 4 महाद्वीप ऐसे मान लो, कॉन्टिनेंट्स, मतलब जो बड़े टुकड़े हैं। इस वाले जो हिस्से को आप क्या करो, जो ये वाला हिस्सा है, इसको आप कह दो कि ये पूरा का पूरा एक हिस्सा है, ठीक। अगेन ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा जो आपका हिस्सा है, ये इसको आप दूसरे पे मान लो, और इसको आप तीसरा मान लो, और ये जो नीचे का हिस्सा है आपका, इसको आप चौथा मान लो। तो एक क्लासिफिकेशन ऐसा बता रहा है कि आप इसको 4 हिस्से में मान लो, ठीक है। कह रहा है कि 4 कॉन्टिनेंट, पूरे इसको 7 मत मानो, इनको 4 कॉन्टिनेंट मान लो। पहला अमेरिका मान लो, दूसरा अफ्रीका यूरेशिया मान लो, तीसरा ऑस्ट्रेलिया मान लो, और चौथा आप अंटार्कटिका मान लो। और फिर उसी में कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक काम करिए कि इसे 20 से डिवाइड कर दीजिए और इसे 5वां मान लीजिए, इसे 5 मान लीजिए। फिर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, एक काम करिए, इसे और डिवाइड कर लीजिए, इसे 6 कर लीजिए, है ना। फिर कुछ लोग इसे कह रहे हैं और डिवाइड कर लीजिए, इसे 7 कर लीजिए, अफ्रीका और उनको अलग कर दीजिए। तो ये अलग अलग तरीके से वो आपको डिवाइडेशन बता रहे हैं। पहला वाला जो मैप था वो हमने 4 बताया, दूसरा था हमने उसमें अफ्रीका बढ़ा के 5 बता दिया, फिर उसके आगे गए हम तो यूरोप बढ़ाकर 6 और 7 कर दिया। तो ये अलग अलग तरीके बता रहे हैं। हालांकि इसका कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में दिया है कि अलग अलग तरीके से लोग अलग ढंग से मानते हैं। ये देखिए 4 कॉन्टिनेंट, 5 कॉन्टिनेंट, 6 कॉन्टिनेंट और 7 कॉन्टिनेंट, ये अलग अलग तरीके होते हैं। ये 5 ओलंपिक रिंग्स हैं। ये 5 ओलंपिक रिंग है ना। तो ये किस चीज को डिनोट कर रही हैं, अलग अलग कलर से बनी हुई हैं, कि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा ओलंपिक गेम होते हैं, सारे देश के लोग आते हैं, अपना बेस्ट पॉसिबल प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग खिलाड़ी रहते हैं सब। तो जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो गैदरिंग को शो करते हैं स्पोर्ट्स पीपल के, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं। बेसिकली ये जो 5 रिंग हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसमें 5 छल्ले पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5। इसमें से एक हो गया आपका अफ्रीका, दूसरा हो गया आपका अमेरिका, तीसरा हो गया एशिया, उसके बाद हो गया ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हो गया यूरोप। ये 5 हैं जो कि आपको दिखाते हैं। अफ्रीका अमेरिका में फिर ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों को जोड़ रहा है। अंटार्कटिका का मतलब नहीं, क्योंकि वहां पर लोग नहीं रहते, इसीलिए कहा है इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स। तो अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, जहां लोग रहते हैं सब कैलकुलेट हो गए। अमेरिका में नॉर्थ और साउथ दोनों कैलकुलेट कर लिया। तो ओलंपिक में ये 5 आपके हल्लों का ये महत्व होता है। हो सकता है आने वाले समय में कल को कोई विरोध करे
अगर साउथ अमेरिका आवाज उठाता है कि हमको अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो ये छल्ले 6 हो सकते हैं, और अगर नहीं आवाज उठाता, अमेरिका के साथ ही क्लब होके रहना चाहता है, लोग अपना नाम अमेरिका से जोड़ना चाहते हैं। हमेशा जब कोई व्यक्ति या कोई विशेष स्थान जब बड़ा होता है या बड़ा महत्व रखता है, तो लोग खुद को उससे जोड़ के एसोसिएट करके देखना चाहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नीचे वाला साउथ अमेरिका है। इसको एक एरिया के अकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश की है और उसे ब्लॉक के उस पर बना के रिप्रेजेंटेशन दिया है। बेसिकली ये साइज को बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आइसलैंड की बात कर रहा है। तो जब आइसलैंड्स की बात कर रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो पूरे लैंड मास को नहीं इकट्ठा करता है। ये हमने शुरू में भी देखा था पहली क्लास में कि लैंड मास और मतलब जब भी आइलैंड की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, आइलैंड स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड है और कॉन्टिनेंट लार्ज पीसेज ऑफ लैंड है, बस इतना ही फर्क है। तो इसमें कुछ भी बहुत समझने वाला नहीं। ग्रीनलैंड, मैंने मैप दिखाते समय आपको बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है वो ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है, मतलब आइलैंड में सबसे लार्जेस्ट है साइज में, इसीलिए उसे ग्रीनलैंड कहते हैं। साथ में इंडिया की बात करें तो 1300 स्मॉल आइलैंड्स हैं जो इंडिया के आसपास हैं। इसमें से दो मेजर ग्रुप की बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा है आपका लक्षद्वीप में, कौन सा? अरेबियन सी में। जो दो ही तो हैं आपके पास, एक है आपका बे ऑफ बंगाल, दूसरा हो गया अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। और इधर आपका कौन सा अरेबियन में? लक्षद्वीप। दो द्वीप हैं आपके पास, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स। 1981 से इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि अंटार्कटिका प्रोग्राम। इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम मतलब भारत भी अनुसंधान के क्षेत्र में, इनोवेशन या रिसर्च के क्षेत्र में पीछे नहीं है। उसने 1981 से इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम चला रखा है, ठीक है। और इसके तहत जहां पर बहुत ही फियर्स कोल्ड क्लाइमेट है, मतलब कि आप कुछ देर वहां खड़े भी नहीं रह पाएंगे अगर प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि जब भी आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर बर्फ बहुत भारी मात्रा पे है और जहां पर ठंडक इतनी ज्यादा है, तो उस इन्वायरमेंट में सस्टेन कर पाना ही आसान काम नहीं होता है। तो उस इन्वायरमेंट में जब आप सस्टेन नहीं कर सकते तो आपको क्या चाहिए होगा? कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, कंसिस्टेंट सप्लाई चाहिए। तो जब वो सप्लाई आपको चाहिए तो उसके लिए एनर्जी सोर्स चाहिए, एनर्जी क्रिएशन चाहिए, उस एनर्जी के साथ ही आपको रहना होगा, और उस क्रिटिकल कंडीशन में बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। अगेन, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? लगातार ग्लेशियर्स पर रिसर्च कर रहे हैं, चीजों को अपने तक लाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि हम और अच्छा कंजम्पशन के योग्य या जो भी कंजम्पशन के लिए जो भी उपयुक्त पानी हो उसे हम कैसे बना सकते हैं। 1983 में इंडिया ने अपना पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन, जिसे हम दक्षिण गंगोत्री कहते हैं, क्या कहते हैं? दक्षिण गंगोत्री कहते हैं, वो हमने 1983 में पहला साइंटिफिक बेस स्टेब्लिश किया था। गंगोत्री हमारा ग्लेशियर है, लेकिन हमने उस नाम पर दक्षिण गंगोत्री नाम से अंटार्कटिका पे अपना बेस स्टेब्लिश किया है। दो बेसेस और हैं
जिसमें लगभग 40 लोगों की काम करते हैं। साथ ही ये सेटलमेंट का मतलब है कि साइंटिस्ट वहां पर एक तरह की लाइब्रेरी बनाना या एक तरह से लगातार रिसर्च करना और उसका जो डेटा है भेजना। तो उनका काम क्या है, उस डेटा की वजह से चीजों को डेवलप करने पे हेल्प मिले, इसलिए 40 लोगों की टीम लगातार वहां पर काम कर रही है। ओशन और कॉन्टिनेंट, अभी तक हमने ओशंस को भी पढ़ा, कॉन्टिनेंट को भी पढ़ा। ओशन में भी हमने सारे ओशंस देख लिए, पैसिफिक हो, आपका अटलांटिक हो, इंडियन ओशन हो, सदर्न हो, आर्कटिक हो। फिर कॉन्टिनेंट्स में चाहे आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अंटार्कटिका हो। तो हमने ओशंस भी पढ़ लिए, कॉन्टिनेंट्स भी पढ़ लिए, इस चैप्टर में कंप्लीट हो गए। तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं। अगेन, पानी जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, पेड़ पौधे उसके भी बिना जीवन संभव नहीं है। प्रकृति हमें सब कुछ मुफ्त देती है, लेकिन जब हम प्रकृति को इतना खराब कर देते हैं कि वहां पर रहने योग्य दशाएं खत्म हो जाएं, तो फिर हम उन्हीं चीजों को पैसे से खरीदते हैं। एग्जाम्पल, पानी पैसे से हम खरीदते हैं जब भी बाहर जाते हैं, पीने का पानी। और बहुत सी जगहों पर जहां पानी अवेलेबल नहीं है, डेली यूटिलाइजेशन के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है, या कई बार नहीं भी खरीदना पड़ता तो घर से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर जाकर के वो पानी लाना पड़ता है। ठीक। उसके बाद हम और आगे आते हैं, तो पानी के अलावा आपके पास सांस फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है, लेकिन इन्वायरमेंट पल्यूट करते हैं और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो अपने फेफड़ों को इतना खराब कर चुके होते हैं, लंग्स को, कि हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीजें फ्री हैं लेकिन वो सबसे ज्यादा कीमती हैं। अगेन, जितनी भी चीजें हमको मिलती हैं, वो मेडिसिन हो या फिर आपकी जितनी भी चीजें जो भी आपको मिलती है, आपको जो खाद्यान्न है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, दाल चावल सब्जी रोटी, आप जो भी जिस भी चीज पर जिंदा हैं, वो सारी की सारी चीजें हमको नेचर से ही मिलती हैं। तो अगेन, नेचर का इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, हमें उसे प्रिजर्व करना चाहिए, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ऐसे रहना चाहिए जैसे कि इंसान नेचर के बीच में है, ऐसा ना हो कि सिर्फ इंसान है और नेचर ही नहीं है। ऐसा करेंगे तो उसकी जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा हम ही को झेलने को मिलेगा। एक अर्बन हीट आइलैंड करके टर्म आता है, उसका मतलब है कि इतने ज्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर शहर में हो जाते हैं कि गर्मी में जब टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास पहुंचता है तो पूरा हिस्सा तप रहा होता है, आग फेंक रहा होता है, गाड़ियों में आग लग जाती है, इंजन की गर्मी गाड़ियां नहीं झेल पाती, लोग हैं वो बदहाल घूम रहे हैं, लोगों की मौत हो जा रही है हीट स्ट्रोक से। तो ऐसी कंडीशंस ना हो वो तभी पॉसिबल है जब हम इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस बना करके चलेंगे। तो अगेन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि हम ओशंस को भी प्लास्टिक से लगातार पल्यूट करते जा रहे हैं, और जो मरीन रिसोर्स और मरीन लाइफ दोनों के लिए वो खतरा बनते जा रहे हैं। तो वो भी हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रोकना होगा। तो हमारा ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।